हम्म आज 30 अप्रैल 2026 है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग की जो मशीनें हैं वह पूरी तरह से सील हो चुकी हैं। लेकिन अ, अगर सच कहूं तो असली खेल अब शुरू हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और ये खेल अब उन सड़कों या रैलियों में नहीं खेला जा रहा है, बल्कि ये स्मार्टफोन सर्वर रूम और एल्गोरिदम की दुनिया में चल रहा है। सही बात है। और 4 मई को नतीजे आने वाले हैं। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि हार जीत का स्कोर क्या रहा। वही तो हम कई रिसर्च पेपर्स, डेटा और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में असल में हो क्या रहा है। बिल्कुल। मतलब वादे, परफॉर्मेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और राष्ट्रीय मुद्दे किस तरह से एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, अगर हम बुनियादी बातों से शुरू करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं और यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू है। यानी जीतने के लिए आपको 50% वोट लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले और दूसरे को 34%, तो वो जो 1% का अंतर है ना, वो पूरी सत्ता पलट देता है। हाँ, और यही सबसे दिलचस्प बात है। मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उनके हिसाब से 2021 के चुनाव और आज 2026 के चुनाव के बीच जो सबसे बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा है वो इसी 1% वाले स्विंग वोटर का है। सही कह रहे हैं। 2021 का चुनाव मुख्य रूप से वाद भर लड़ा गया था। मतलब ये ऐसा था जैसे किसी फिल्म का बहुत ही शानदार ट्रेलर देखकर आपने टिकट खरीद लिया हो है ना। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। लेकिन 2026 आते आते जनता वो फिल्म देख चुकी है और अब वो सिर्फ ट्रेलर पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और डिलीवरी के आधार पर अपना रिव्यू दे रही है। तो ये एक तरह से वेलफेयर बनाम परफॉर्मेंस का मामला बन गया है। बिल्कुल, ये बहुत ही स्पष्ट संक्रमण काल है। देखिए, 2021 में मुफ्त राशन या सीधे नकद भत्ते महिलाओं के लिए योजनाएं, ये सब एक नया प्रयोग था। हाँ, लोगों को वो अपील कर रहा था। लेकिन आज 2026 में मतदाता इन योजनाओं का आदी हो चुका है। हम्म अब वो पूछ रहा है कि भाई क्या सिर्फ भत्तों से घर चलेगा? यानी अब ग्राउंड पर इवैल्यूएशन हो रहा है, क्या असल में रोजगार पैदा हुए या नहीं, बुनियादी ढांचा का विकास हुआ या नहीं। और महंगाई कम हुई या नहीं? इसके अलावा इस बार के चुनावी गणित को समझने के लिए हमें चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी जो SIR है, उसकी प्रक्रिया को भी देखना होगा। हाँ, मैंने रिपोर्ट्स में इस एसआईआर के बारे में काफी पढ़ा है। लेकिन मुझे एक बात समझाइए, चुनाव के इस इतने करीबी मुकाबले में महज वोटर लिस्ट की सफाई इतना बड़ा फैक्टर कैसे बन जाती है। मैं समझाती हूँ। क्योंकि ये सफाई ना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर टर्नआउट यानी जो मतदान प्रतिशत होता है उस पर पड़ता है। अच्छा, वो कैसे। देखिए, SIR के तहत चुनाव आयोग ने लाखों गलत, दोहरे या जो मृत मतदाता थे उनके नाम हटाए हैं और नए युवाओं को जोड़ा है। तकनीकी रूप से तो ये बहुत अच्छा कदम है, हाँ, इसमें तो कोई बुराई नहीं दिखती। बुराई नहीं है, लेकिन इस कठोर प्रक्रिया का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि दस्तावेजों की मामूली कमी या विस्थापन के कारण कुछ जो असली और वैध मतदाता होते हैं उनके नाम भी कट जाते हैं। ओहो, और जब मुकाबला फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का हो, जहां महज कुछ 100 वोटों से हार जीत तय होनी हो, बिल्कुल। वहां अगर किसी एक खास इलाके में एसआईआर के कारण टर्नआउट में 1 या 2% की भी गिरावट आती है ना, तो वो पूरी की पूरी 30 से 40 सीटों का समीकरण पलट सकता है। कमाल है। तो एक तरफ तो वोटर लिस्ट की तकनीकी सफाई है जो ये गणित बदल रही है, और दूसरी तरफ मतदाता का दिमाग है जो प्रचार के दौरान बदलता रहता है। हाँ, वो तो है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यानी धर्म, जाति और क्षेत्रवाद हावी हो जाता है। ऐसा क्यों। इसके पीछे का जो विज्ञान और मनोविज्ञान है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रोजगार या अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे इंसान के मस्तिष्क के उस हिस्से से जुड़े होते हैं जो तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। जी। और इस हिस्से को जानकारी प्रोसेस करने में समय और ऊर्जा लगती है। इसके विपरीत जो पहचान की राजनीति है या सुरक्षा का डर है, वो सीधे हमारे एमिगडाला को ट्रिगर करता है, जो कि भावनाओं और तुरंत प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, राइट। बिल्कुल सही। और राजनीतिक दल ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वे महीनों तक इकोनॉमी की बात करेंगे, लेकिन आखिरी 48 घंटों में सोशल मीडिया पर डर या पहचान को लेकर जो आक्रामक नैरेटिव चलाया जाता है, वो इस तार्किक सोच को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। एकदम। पर एक सेकंड रुकिए,
यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर ऐसा है, तो फिर हम आज के इस युवा स्विंग वोटर को इतना तार्किक क्यों मान रहे हैं? क्योंकि डेटा तो ये बताता है कि 18 से 25 साल का जो युवा है, जो स्मार्टफोन लेकर घूम रहा है, वो किसी एक पार्टी का वफादार नहीं है। वो कहता है कि मैं तो इशू बेस्ड वोटिंग करूंगा। हाँ, ये दावा वो करते हैं। तो अगर ये युवा इतना ही मुद्दों को समझने वाला है, तो चुनाव के आखिरी पलों में वो भी इसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जाल में कैसे फंस जाता है? क्या हमारा पूरा चुनावी सिस्टम लॉजिक से ज्यादा इमोशन का ही बंधक है? स्विंग वोटर अनिर्णय का शिकार नहीं है, वो अत्यधिक सूचनाओं का शिकार है। मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बिल्कुल। जब कोई युवा स्विंग वोटर दिन भर में हजारों रील्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखता है, तो जो मुद्दों की परिभाषा है वो एकदम धुंधली हो जाती है। और एक और दिलचस्प बदलाव जो इस भावनात्मक राजनीति से जुड़ा है, वो है एंटी इनकम्बेंसी, यानी जो सत्ता विरोधी लहर होती है उसका कमजोर होना। हाँ, एक समय था जब हम मानते थे कि 2 कार्यकाल के बाद तो जनता बदलाव चाहती ही है। सही कहा। लेकिन अब सरकारें इस सत्ता विरोधी लहर को एक तरह से हैक करना सीख गई हैं। हैक करना, बिल्कुल सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने। सरकारें अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधे खातों में पैसा भेजकर एक तरह का शॉक अब्जॉर्बर तैयार कर लेती हैं। यानी जब किसी परिवार को हर महीने सीधा आर्थिक लाभ मिलता है, तो वो लाभ उस रोजगार न होने के गुस्से को काफी हद तक शांत कर देता है। जी, ये एक नया आर्थिक राजनीतिक अनुबंध है जिसने पुरानी थ्योरी को पलट कर रख दिया है। और जब हम जनता के दिमाग को हैक करने या नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे हैं ना, तो 2026 के इस चुनाव में जो सबसे बड़ी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओ बिल्कुल, एआई का जो प्रभाव इस बार दिखा है वो अभूतपूर्व है। जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि चुनाव प्रचार में पुराने और जो दिवंगत नेता हैं, उनकी एआई जनरेटेड आवाज़ों का खूब इस्तेमाल हुआ है। जैसे दक्षिण में एमजी रामचंद्रन और एम करुणानिधि का उदाहरण हमने देखा। और अब वही फॉर्मूला पूरे देश में लागू हो रहा है। ये तो एक टाइम मशीन की तरह लगता है मुझे, जो पुराने चहेते नेताओं को वापस तो ले आती है, लेकिन ये पता लगाना नामुमकिन कर देती है कि सच क्या है और मशीन का भ्रम क्या है। वीडियो बनाना होता तो हॉलीवुड स्तर के स्टूडियो की जरूरत पड़ती थी, और बहुत सारा पैसा भी। बिल्कुल। पर आज महज 3 सेकंड के एक पुराने ऑडियो क्लिप का उपयोग करके कोई भी एआई टूल एक स्थानीय नेता की आवाज का क्लोन बना सकता है। और जब ये क्लोन की गई आवाज किसी लोकल व्हाट्सएप ग्रुप पर ये कहते हुए वायरल होती है कि मैं फलां समुदाय के खिलाफ हूं, तो चुनाव से ठीक पहले उस झूठ का खंडन करना एकदम असंभव हो जाता है। ये सिर्फ भ्रम नहीं है, ये डिजिटल युग में मतदाताओं की धारणाओं का अपहरण है। ओहो, ये तो सच में डराने वाली बात है। पर यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर तकनीक इतनी ही खतरनाक हो गई है, तो फिर चुनाव आयोग जैसे संस्थान बेबस क्यों नजर आते हैं? मतलब क्या वे तकनीक का मुकाबला करने के लिए खुद तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो बेबस है। चुनाव आयोग यानी ईसीआई बिल्कुल यही कर रहा है। इस चुनाव में उन्होंने एक बहुत बड़ा तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। अच्छा, किस तरह का? वे मेटा और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर रियल टाइम में एल्गोरिथम के जरिए ऐसे जो फर्जी कंटेंट होते हैं उन्हें फ्लैग कर रहे हैं। और एक बात और, एआई का सिर्फ ये डरावना चेहरा नहीं है, मतलब इसका कुछ कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। एआई आधारित वॉइस चैटबॉट्स अब क्षेत्रीय भाषाओं में काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, दूर दराज के इलाकों में जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, वे अपने फोन पर अपनी बोली में बात करके पता कर रहे हैं कि उनका पोलिंग बूथ कहाँ है या उनके अधिकार क्या हैं। वाह, ये वाकई एआई का एक दोधारी रूप है। मतलब एक तरफ ये फर्जी न्यूज़ फैलाकर लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहा है, तो दूसरी तरफ एक निरक्षर मतदाता को उसका बूथ ढूंढने में मदद भी कर रहा है। बिल्कुल सही। खैर, अगर हम चुनाव प्रचार के इन तरीकों और राज्य की सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलें और एक बड़ी तस्वीर को देखें, तो ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे देश में प्रतिनिधित्व के ढांचे को ही बदलने की बात चल रही है। आप परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, परिसीमन। लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर लगभग 850 करने की जो तैयारी है, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस पूरी बहस की जड़ 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन में है, जब लोकसभा की सीटों को उस समय की जनसंख्या के आधार पर फ्रीज कर दिया गया था।
जिसका मकसद ये था कि परिवहन नियोजन को बढ़ावा दिया जा सके। राइट। बिल्कुल। लेकिन अब 50 साल बाद जब उस फ्रीज को हटाने का समय आ रहा है तो जो जनसांख्यिकीय यानी डेमोग्राफिक गणित है वो पूरी तरह बदल चुका है। हाँ, क्योंकि उत्तरी राज्यों की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है, जबकि जो दक्षिणी राज्य है उन्होंने अपनी जनसंख्या दर को स्थिर कर लिया है। और लोकतंत्र का बुनियादी नियम तो यही कहता है कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। पर एक सेकंड रुकिए, यहाँ एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा होती है। अगर दक्षिण के राज्यों ने परिवार नियोजन की नीतियों को अच्छी तरह लागू किया, अपना विकास किया, तो क्या परिसीमन में उनकी राजनीतिक ताकत कम करके उन्हें उनकी सफलता की ही सजा नहीं दी जा रही है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब एक तरफ तो हम परफॉर्मेंस की राजनीति की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो राज्य परफॉर्म कर रहे हैं उनका राष्ट्रीय महत्व ही कम किया जा रहा है। बिल्कुल, और यही इस समय हमारे संघीय ढांचे का सबसे बड़ा तनाव बिंदु है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसका कोई आसान सा गणितीय समाधान नहीं है हमारे पास। तो फिर इसका हल क्या हो सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि इसका हल केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं निकाला जा सकता। सीटों के आवंटन में जनसंख्या के साथ साथ आर्थिक योगदान, विकास सूचकांक और राज्य के क्षेत्रफल जैसे पैमानों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। और एक बात और, ये परिसीमन सिर्फ उत्तर और दक्षिण का मामला नहीं है, ये हमारी आधी आबादी के प्रतिनिधित्व से भी जुड़ा है। जो महिला आरक्षण बिल है वो सीधे तौर पर इसी परिसीमन से बंधा हुआ है। ओहो, यानी जब तक नई सीमाओं का निर्धारण नहीं होता तब तक वो 33% आरक्षण जमीन पर नहीं उतर सकता। बिल्कुल नहीं उतर सकता। और इसी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुधार है जिसकी चर्चा बहुत होती है, वन नेशन वन इलेक्शन। हाँ, एक देश एक चुनाव। सिद्धांत रूप में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि देश हमेशा चुनावी मोड में ना रहे, खर्च बचे और सरकारें विकास पर फोकस करें। सिद्धांत में अच्छा लगता है, लेकिन सिद्धांत और व्यावहारिकता के बीच यहाँ बहुत बड़ी खाई है। इसे लागू करने की जो लॉजिस्टिक और संवैधानिक चुनौतियां हैं वो अभूतपूर्व हैं। मतलब जमीन पर इसे उतारना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए पूरे देश में एक साथ चुनाव हो भी गए, लेकिन अगर 2 साल बाद किसी बड़े राज्य में गठबंधन की सरकार गिर जाती है तो क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या वहां 3 साल तक राष्ट्रपति शासन रहेगा या फिर से चुनाव होंगे? और अगर चुनाव होंगे तो क्या वो सिर्फ बचे हुए 3 साल के लिए होंगे ताकि वो जो राष्ट्रीय चक्र है वो न टूटे? हाँ, क्योंकि अगर पूरे 5 साल के लिए हुए तो वो चक्र फिर टूट जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए लाखों नई ईवीएम मशीनों, वीवीपैट और सुरक्षा बलों की एक साथ तैनाती की जरूरत होगी, जो आज के ढांचे में लगभग असंभव है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये सारी चर्चा घूम फिरकर वापस 4 मई के नतीजों पर ही अटकती है। जी बिल्कुल। आज 30 अप्रैल है और एग्जिट पोल्स का बाजार पूरी तरह से गर्म है। डेटा की बात करें तो कई बड़े एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त दिखाई जा रही है। कुछ अनुमानों में तो ये आंकड़ा 180 से 192 सीटों तक बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और टीएमसी का खेमा पूरी तरह से आश्वस्त है। उन्होंने इन एग्जिट पोल्स को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि जमीनी हकीकत इन एग्जिट पोल्स के कमरों से बहुत अलग है। देखिए, एग्जिट पोल्स के इतिहास को अगर हम देखें तो इस समय तटस्थ रहना ही सबसे तार्किक है। कई बार ये पोल्स मतदाता के मूड को पकड़ने में पूरी तरह विफल रहे हैं, खासकर ऐसे चुनावों में जहां स्विंग वोटर और वो जो साइलेंट वोटर होते हैं उनकी भूमिका बड़ी हो। एकदम सही। 4 मई के आधिकारिक नतीजों से पहले किसी को भी विजेता मान लेना जल्दबाजी होगी, लेकिन जब नतीजे आएंगे ना तो राजनीतिक विश्लेषकों की नजर सिर्फ सीटों की संख्या पर नहीं होगी। तो फिर किस चीज पर होगी? उनकी नजर होगी वोट शेयर पर, यानी मत प्रतिशत पर। पर वोट शेयर सीटों से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? मतलब सरकार तो सीटों से ही बनती है ना? सरकार बनाने के लिए सीटें जरूर चाहिए, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय अपील और जो भविष्य की रणनीति है वो वोट शेयर से तय होती है। अच्छा। बड़ा जनसमूह वैचारिक रूप से उसके साथ खड़ा है। अब मैं समझ रहा हूँ। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य का जो वोट शेयर है वो ये तय करेगा कि आने वाले राष्ट्रीय चुनावों में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा और किन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। यानी ये 2026 का चुनाव महज एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की राजनीतिक दिशा का एक प्रैक्टिस टेस्ट है। बहुत सही कहा, एक ऐसा प्रैक्टिस टेस्ट। एक प्रैक्टिस टेस्ट जिसमें खिलाड़ी, नियम और यहाँ तक कि पिच भी बदल रही है। और इन सब बदलते हुए नियमों के बीच मैंने रिसर्च पेपर्स में
एक ऐसा मुद्दा देखा है जो बार बार उभर कर आ रहा है। आप किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? एक ऐसा मुद्दा जो आज इस शोरगुल में कहीं दबा हुआ है, लेकिन आने वाले कल का सबसे बड़ा राजनीतिक तूफान बन सकता है। इसे कहा जा रहा है स्लीपर इशू, डेटा प्राइवेसी और डिजिटल कंट्रोल। ओहो, ये तो सबसे गंभीर विषय है आज के समय का। आज चुनाव प्रबंधन पूरी तरह से डेटा माइनिंग पर निर्भर हो चुका है। मतलब जो हमारे स्मार्टफोन के ऐप्स हैं, डिजिटल लेन-देन हैं या सोशल मीडिया पर हम जो लाइक और शेयर करते हैं। बिल्कुल, ये सब मिलकर एक मतदाता की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार कर रहा है। राजनीतिक दल अब सिर्फ ये नहीं देखते कि कोई किस जाति या धर्म का है, तो वो क्या देखते हैं? वो ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति का डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, और इस फुटप्रिंट के आधार पर हर मतदाता के फोन पर उसी की पसंद या डर के हिसाब से विज्ञापन पर उसे जाते हैं। बाप रे! यानी डेटा प्राइवेसी अब सिर्फ हैकर से बचने का मुद्दा नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं, ये अब इस बात का मुद्दा है कि कोई राजनीतिक दल हमारी व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल करके हमारे वोटिंग पैटर्न को कितनी आसानी से मैनिपुलेट यानी नियंत्रित कर सकता है। ये जानकारी वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली है। तो अगर हम इन तमाम कड़ियों को एक साथ जोड़ें, चाहे वो 2021 से 26 तक का परफॉर्मेंस की राजनीति का सफर हो, चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट अपडेट हो, एआई का ये जो दोधारी इस्तेमाल है वो हो, या फिर परिसीमन और डेटा प्राइवेसी जैसे राष्ट्रीय मुद्दे हों, ये सब मिलकर एक ही कहानी कहते हैं। बिल्कुल। और वो कहानी ये है कि चुनाव अब सिर्फ इस बारे में नहीं रह गए हैं कि कौन सा नेता कितनी बड़ी रैली करता है। चुनाव अब इस बारे में है कि तकनीक, डेटा और भावनाओं के इस भारी शोरगुल के बीच एक आम नागरिक कैसे अपने असली मुद्दों को पहचानकर वो बटन दबाता है। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला आपने। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें मैं एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा जो शायद आज की पूरी बातचीत का सबसे गहरा सवाल है। जरा सोचिए, लोकतंत्र का मूल विचार यह है कि हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं ताकि वो हमारे जीवन को बेहतर बना सके। लेकिन आज चुनाव लड़ने और जीतने के लिए, मतदाताओं की हर एक हरकत को समझने के लिए हमारा व्यक्तिगत डेटा, डिजिटल प्राइवेसी और एआई का एक खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। तो हमें ये सोचना होगा कि क्या आने वाले कल में सबसे लोकप्रिय और सफल नेता वो होगा जो जमीन पर सबसे बेहतरीन नीतियां लागू करेगा, या वो जिसके पास हमारे डेटा, हमारे डर और हमारी डिजिटल पहचान का सबसे सटीक कंट्रोल होगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।